आनंदवर्धन संस्कृत की आचार्य परंपरा के एक शिखर हैं। संस्कृत साहित्य के वैचारिक आकाश के वे बड़े चमकीले नक्षत्र हैं। नवीं शताब्दी उनका समय है। कश्मीर में वे हुए और साहित्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र जिसको कहते हैं, पूरी भारतीय साहित्य शास्त्र की परंपरा को, काव्य चिंतन की परंपरा को उन्होंने एक नया मोड़ दिया। अवंती वर्मा के समय में वे हुए थे। कश्मीर में अवंती वर्मा नामक राजा राज्य करते थे, ऐसा कल्हड़ बताते हैं। राजतरंगिणी में, राजतरंगिणी 11वीं शताब्दी में लिखा हुआ संस्कृत में इतिहास का एक बड़ा महाकाव्य है, ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसमें कश्मीर का इतिहास एक तरह से आंखों देखा लेखा जोखा कल्हड़ ने प्रस्तुत किया है। और किस राजा के समय क्या क्या उथल पुथल हुई, हत्या मारकाट लूटपाट हुई, अच्छे राजा भी हुए, वो बताते हैं। और किस राजा के समय कितने कितने बड़े विद्वान थे, महान कवि थे, ये भी वो बताते हैं। सांस्कृतिक इतिहास भी वे लिखते हैं, राजनीतिक इतिहास भी वे लिखते हैं। तो अवंती वर्मा के संबंध में उन्होंने कहा कि 4 बड़े कवि अवंती वर्मा के साम्राज्य में थे और चारों के नाम उन्होंने दिए: मुक्ताकर्ण शिवस्वामी कविरानंद वर्धन, प्रथाम रत्नाकरश्चागात साम्राज्यवंती वर्मण। ये 5वीं तरंग जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है, 11 तरंगों में वह बड़ा महाकाव्य है महाभारत की तरह। उसकी 5वीं तरंग में नवीं शताब्दी के राजाओं का वर्णन उन्होंने किया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि अवंती वर्मा के राज्य में जब वो राज्य कर रहा था तो ये 4 बड़े कवि हुए। चारों के नाम लिए हैं: मुक्ताकर्ण शिवस्वामी और कवि आनंदवर्धन तथा रत्नाकर। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कल्हड़ कवि यह विशेषण केवल आनंदवर्धन के लिए दे रहे हैं, बाकी सब के पहले वो कवि नहीं लगा रहे हैं। यद्यपि ये सभी कवि के रूप में बहुत जाने जाते हैं। शिवस्वामी का कक्षुणाभ्युदय महाकाव्य बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा महाकाव्य है, संस्कृत महाकाव्यों के इतिहास में सदैव उल्लिखित होता है। रत्नाकर तो भारवी और माघ के बाद अ, बहुत बड़े महाकवि माने गए। माघ से उनकी तुलना की जाती है। हरविजय महाकाव्य उन्होंने लिखा, संस्कृत के सबसे बड़े महाकाव्यों में एक वह आता है। लेकिन शिवस्वामी के पहले कवि नहीं जोड़ा, रत्नाकर के पहले कवि नहीं जोड़ा, कल्हड़ ने कवि शब्द जोड़ा, कवि विशेषण जोड़ा जोड़ा आनंदवर्धन के पहले। कल्हड़ स्वयं बड़े पारखी हैं कविता और कला के। कविता कला और साहित्य के संबंध में उनके बड़े सुलझे हुए विचार हैं। चिंतक भी हैं वो, शैव दर्शन के आचार्य भी हैं और स्वयं बड़े महान कवि तो हैं ही। तो वे आनंदवर्धन को कवि कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि कल्हड़ जब लिख रहे थे अपना महाकाव्य तो आनंदवर्धन एक कवि के रूप में भी जाने जाते थे। बाद में आचार्य के रूप में वो ज्यादा जाने जाने माने गए और कवि के रूप में उनको लगभग भुला दिया गया। संस्कृत साहित्य के इतिहासों में संस्कृत साहित्य के इतिहासों में आनंदवर्धन का उल्लेख कवि के रूप में प्रायः नहीं होता। मैंने जो इतिहास की किताब लिखी है उसमें आनंदवर्धन के कवित्व की चर्चा मैंने की है, क्योंकि मुझे लगा लगा कि वो बहुत बड़े कवि हैं, बहुत अच्छे मुक्तक कवि हैं और महान कवियों में से तो वे हैं ही। और अपने स्वयं के काव्यों की उन्होंने चर्चा की है। अद्भुत काव्य उन्होंने लिखे थे। देवी शतकम उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा, जिसकी हर शब्द में श्लेष और यमक अलंकार पिरोए हुए हैं। चित्रालंकार का, चित्रकाव्य का अनूठा उदाहरण है। विषम बाण लीला काव्य उन्होंने लिखा, और भी काव्य उन्होंने लिखे थे और मुक्तक कविता उनकी बड़ी अच्छी है, सुंदर कविता है। लेकिन आनंदवर्धन एक चिंतक के रूप में ज्यादा जाने गए। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से, जो कि अवान्तर कारण हो सकते हैं, उसका एक पक्ष ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। इसके दूसरे उदाहरण आनंदवर्धन के बाद जो महान आचार्य हुए, अभिनव गुप्त, उनको सभी जानते हैं। और वे तो शिखर हैं एक प्रकार से, पूरी भारतीय चिंतन परंपरा के शिखर हैं। चाहे वो दर्शन हो, चाहे सौंदर्य शास्त्र हो, चाहे नाट्य शास्त्र हो, चाहे कला शास्त्र हो या काव्य शास्त्र हो, सभी में अभिनव गुप्त ने एक परम शिखर को, पराकोटि को, काव्य शास्त्र को, चिंतन को, विचार परंपराओं को पहुंचाया। उनकी भी कीर्ति एक आचार्य के रूप में ज्यादा है, जबकि कहना मुश्किल है कि वो कवि ज्यादा बड़े हैं या आचार्य ज्यादा बड़े हैं। आप उनकी कविताएं देखिए, बहुत बड़े कवि हैं
और तुलना उनकी अगर किसी से बनती है तो एक रूमी है फारसी के कवि, उनसे तुलना लगभग हो सकती है। उसी तरह का सूफियाना अंदाज में वो कविताएं लिखते हैं, शिव दर्शन उनकी कविताओं में जिस तरह से आता है सहज रूप में। तो ये आचार्य जितने बड़े थे उतने ही बड़े कवि भी थे। आनंदवर्धन की और अभिनव गुप्त की दोनों की खूबी यह है, और कहना मुश्किल है कि किस रूप में वो ज्यादा बड़े हैं। लेकिन प्रसिद्धि हो जाती है, किसी किसी का कोई पक्ष ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, संसार है, दुनिया है। खैर ये तो एक अलग बात है, लेकिन आनंदवर्धन के चिंतक रूप के बारे में ही हम ज्यादा चर्चा करेंगे। जो लिटरेरी थ्योरी, कंट्रीब्यूशन ऑफ आनंदवर्धना टू लिटरेरी थ्योरी इन संस्कृत, इस पर हम चर्चा करेंगे। साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों पर उनका क्या योगदान उनका रहा है। तो साहित्य शास्त्र में आनंदवर्धन का विशेष योगदान यह है कि वो एक टर्निंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नया प्रस्थान वो बनाते स्वयं हैं। उस प्रस्थान के सबसे बड़े प्रतिनिधि आचार्य तो वह हैं ही, और उस प्रस्थान को निर्मित भी वे ही करते हैं। और आनंदवर्धन के साथ में एक नया मोड़ आता है पूरे काव्यशास्त्र की चिंतन में, कि जो विषयनिष्ठ विचार चिंतन था कविता के बारे में, ऑब्जेक्टिव सोच जो थी, उसको आनंदवर्धन विषयी निष्ठ सोच में रूपांतरित करते हैं। वो पूरी जो ऑब्जेक्टिविटी है कविता के एनालिसिस की, उसको सब्जेक्टिविटी में ले आते हैं, सब्जेक्टिविटी के दायरे में ले आते हैं। ये ये अच्छा भी हुआ, कुछ अर्थ में बुरा भी हुआ। ये शुभाशुभ हुआ इसका फल एक प्रकार से, जैसा मैं उसको समझता हूँ। हालांकि कम लोग इस रूप में देखते हैं। सब लोग आनंदवर्धन की प्रशंसा करते ही हैं, और ध्वनिवाद की बड़ी प्रशंसा की जाती है कि ध्वनि सिद्धांत कितना बड़ा सिद्धांत है। उससे कुछ विसंगतियां भी हुई, खैर उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन ये मुख्य रूप से दो धाराएं चली आ रही थीं, जिसमें कि पहली धारा बड़ी प्रबल थी पूरे काव्यशास्त्र की परंपरा में भरत मुनि के बाद। भरत मुनि बड़े आचार्य हुए, काव्यशास्त्र के भी बड़े आचार्य हुए। वो तो पूरी जो चर्चा करते हैं, चाहे वो रस की चर्चा करते हों या अलंकारों की चर्चा करते हों, गुण रीति की भी चर्चा करते हैं, गुणों की चर्चा करते हैं, दोषों की चर्चा करते हैं, लेकिन वो पूरे ऑब्जेक्टिव स्तर पर करते हैं। संरचना के भीतर ये सब होते हैं, ऐसा भरत मुनि विचार करते हैं। कविता की संरचना में वो कहते हैं कि अलंकार होते हैं, गुण होते हैं, दोष होते हैं और काव्य लक्षण होते हैं। तो भरत मुनि से ईसा के कुछ शताब्दियों पहले से काव्य चिंतन की एक परंपरा जो चली, उसमें बड़े बड़े आचार्य जो हुए, वे अधिकांश बड़े आचार्य कविता के संरचना पक्ष पर विचार करते हैं, उसके स्ट्रक्चर पर विचार करते हैं। तो उनमें बड़े आचार्य हुए भामह 6ठी शताब्दी में, दंडी 7वीं शताब्दी में लगभग, रफली इनका समय यह है, थोड़ा बहुत विवाद चलता रहता है। वामन 8वीं शताब्दी में हुए, महान आचार्य हैं, बड़े चिंतक हैं, और इन्होंने संरचना की जैसी व्याख्या की है, कविता की संरचना की जो एनालिसिस की है, और जो टूल्स उन्होंने इजाद किए, जो उपकरण उन्होंने बनाए कविता की संरचना के, अलंकार की जो मीमांसा उन्होंने की, तो वह बड़ा प्रवाह, एक महाप्रवाह था जो चला आ रहा था। और एक प्रवाह धीरे धीरे छोटा सा विचार यह हो रहा था कि संरचना ही नहीं, एक सब्जेक्टिव जो अप्रोच है, एक विषयी की जो दृष्टि है, उससे भी विचार होना चाहिए। तो आनंदवर्धन के कुछ पहले कुछ गोष्ठियों में, कुछ सरदयों के बार के समाजों में इस तरह का विचार होता होगा, ऐसा आनंदवर्धन स्वयं सूचना देते हैं कि सर्दियों की गोष्ठियों में इस तरह के विचार होते थे। किसी ने अलग से ग्रंथ नहीं लिखा, पहली बार मैं इस पर लिख रहा हूँ। जो विचार हम लोग करते आ रहे हैं कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि कविता की संरचना की दृष्टि से उसकी व्याख्या की जाए, कि उसके भीतर शब्द और अर्थ हैं, भाषा है, भाषा के ये उपकरण हैं, उसमें अलंकार उसी में होते हैं, उसी में रस होता है, उसी में रीति है, उसी में गुण है, और रस भी उसी के भीतर समाया हुआ है। इसको हम देहात्मवाद कह सकते हैं। दर्शन की दृष्टि से ये कविता के विचार में देहात्मवाद है, मतलब बॉडी एंड सोल दोनों मिले हुए हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। दोनों में, दर्शन की भाषा में कह सकते हैं कि समवाय संबंध है, समवेत हैं दोनों, अविभाज्य हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच संरचना की दृष्टि से की जाती है। तो मेरी, जैसे मैं अपने शरीर को देखता हूँ, मान लीजिए कि मैं भी यही मानता हूँ कि मैं आत्मा को कोई अलग चीज नहीं मानता है, जैसा कि शायद बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मानते हैं, जैसा कि चार्वाक दर्शन में माना जाता है। चार्वाक दर्शन गहरी फिलॉसफी है, उसके बारे में बहुत गलतफहमियां पैदा की जाती हैं। तो वो यही मानता है कि इसी काया के भीतर सब कुछ है,
इसी काया में चित्त है, इसी काया में मन है, इसी में चेतना, इसी में सोच, इसी के भीतर सब कुछ विचार मैं करता हूँ, इससे अलग कहाँ कुछ है। ये वह कहता है, तो कविता की जो काया है, द बॉडी ऑफ पोएट्री उसको कहते हैं असल में। ये शब्दों से बहुत गलतफ़हमियाँ होती हैं। संस्कृत में जब काव्य कहते हैं तो जितना बेलेस लेटरेस जिसको कहते हैं, ललित वाङ्मय, उससे आशय होता है। और अंग्रेजी में पोएट्री कहते हैं तो जो वर्सिफाइड फॉर्म है, पद्यात्मक रचना है, उससे आशय होता है। और वो ललित साहित्य जिसको कहते हैं, उससे आशय हमारे यहाँ काव्य से है। तो काव्य की जो काया है, उसी में सारी चीज़ें समाई हुई हैं, उससे अलग कुछ नहीं है। और उसमें एक पूरा एस्थेटिक स्ट्रक्चर बनता है, उसको ये अलंकार कहते हैं। तो ये बड़ा विचार था इन आचार्यों का। आजकल जो स्ट्रक्चरल पोएटिक्स की बात चल रही है पश्चिम में, उसकी दृष्टि से बहुत रिलेवेंट हो गए ये आचार्य। भामा हैं, दंडी हैं, कुंतक बहुत बड़े आचार्य हैं। वो तो वक्रोक्ति पर विचार करते हुए संरचना की बड़ी गहरी मीमांसा करते हैं कि वक्रता जो ट्रांसेंडेंस है कविता में, सामान्य भाषा से अलग भाषा जहाँ हो जाती है, वो कैसे आती है, इस पर बड़ी गहरी मीमांसा वो करते हैं। तो ये सब बड़े संरचनावादी आचार्य हैं और इनका बड़ा पक्ष प्रबल पक्ष है। अब एक विचार ये था कि नहीं, हम जैसा समझते हैं कविता को, आप समझाते हैं कि कविता के भीतर ये अलंकार, ये वक्रता, ये गुण और ये रस, ये भी श्रृंगार हास्य करुण सब रस उन्होंने बताए थे, ये कविता के भीतर होते हैं, ये इसमें समाये हुए, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन हमको अनुभूति जो होती है, उसकी बात क्यों नहीं करते? ऐसा सवाल ये लोग कुछ करते थे। उनके सबसे बड़े प्रतिनिधि फिर आनंदवर्धन हुए। वो लोग, ये लोग इतने उद्भट आचार्य थे। उन्हीं में एक आचार्य का तो नाम ही उद्भट है। नाम उनका उद्भट है, असली नाम जो भी रहा हो, तो उद्भट मतलब बीइंग मोस्ट इलोक्वेंट, सबसे ज़्यादा मुखर, प्रबल वादी होने के कारण उनका नाम ही उद्भट पड़ गया। तो ये सब लोग अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार से आशय वहाँ फिगर ऑफ स्पीच से केवल नहीं है। सारी जो कविता की स्ट्रक्चर जो उसमें एस्थेटिक्स पैदा करती है, उसको अलंकार ये लोग कहते थे। तो ये बड़ा पक्ष था, इसको समझना चाहिए। तब आनंदवर्धन इतने बड़े पक्ष के सामने अपना एक प्रतिपक्ष रचते हैं, पैदा करते हैं और उसको खड़ा करते हैं। इस तरह से खड़ा करते हैं कि जो उनका प्रतिपक्ष जो बहुत मजबूत था, प्रबल था, वो लगभग मार्जिनलाइज़्ड हो गया। ये बुरा हुआ पूरी हमारी भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा के। और बाद में तो जो हमारे कॉलोनाइज़र्स ने हमारी हिस्ट्री बनाई, हमारे विचार परंपरा की, तो उन्होंने औपनिवेशिक दृष्टि से हमारी हिस्ट्री लिखी, हमारे विचारों की हिस्ट्री भी उन्होंने औपनिवेशिक दृष्टि से लिखी। तो उन्होंने हमको ये बताना शुरू किया, जो एक आधिपत्यवादी दृष्टि होती है, जो अंग्रेज कॉलोनाइज़र्स की थी, उपनिवेशवादी दृष्टि, कि कोई एक दृष्टि जीतती है। तो जो ये जितने प्रस्थान से, एक तो उन्होंने उनको स्कूल कहा, संप्रदाय कहा। हमारे यहाँ किसी ने इनको स्कूल या संप्रदाय नहीं कहा है। 18वीं शताब्दी तक किसी आचार्य ने ये नहीं कहा कि ये संप्रदाय हैं, ये विचार हैं, मत हैं। तो ध्वनि है, अलंकार है, गुण है, रीति है, वक्रोक्ति है और औचित्य है। ये जितने मत हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों की दृष्टि से और इन लोगों की दृष्टि से जितने स्कूल्स हैं, उनमें कोई एक स्कूल जीतना चाहिए। जैसे हम लोगों ने इस देश को जीत लिया और एक हम लोग विजय राज कर रहे हैं, ऐसे ही एक राजा इनमें होगा। तो ध्वनि सिद्धांत इसमें जीता। ऐसा उन्होंने जब पंडितों से विमर्श किया, तो पंडितों ने कहा कि हाँ, रसद ध्वनि सबसे बड़ा। उन्होंने भी कुछ कह दिया। तो एक दृष्टि आई जो एकाधिपत्यवादी दृष्टि से हमारे काव्यशास्त्र को देखती है। और अ, उसमें आनंदवर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत है, उसको सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत फिर मान लिया गया। मूलतः ये दृष्टि नहीं थी, वरना स्वयं आनंदवर्धन ही ऐसा चाहते थे कि केवल यही सिद्धांत मेरा रहेगा। ये जो मूल दृष्टि थी हमारी, जिसको आचार्य बताते हैं, आनंदवर्धन के कुछ बाद ही समुद्रबंध एक हुए, रुय्यक के अलंकार सरस्वती की उन्होंने टीका लिखी है। तो उन्होंने इस पूरी परंपरा को समअप किया है, समुद्रबंध ने। ये जो हिंदी के कोई प्राध्यापक हों, तो उन्होंने यदि नंद दुलारे वाजपेयी जी को पढ़ा हो, तो वो समुद्रबंध का उद्धरण देते हैं। बहुत अच्छी तरह से विचार वो करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने भी ये नहीं कहा कहीं कि इन सिद्धांतों में सबसे बड़ा सिद्धांत ये हुआ और इसी को फिर स्वीकार किया जाने लगा। वो ये कहते हैं कि समुद्रबंध भी यही कहते हैं और वाजपेयी जी जैसा समझते हैं कि ये कविता के विचार के अलग-अलग पक्ष हैं।
एक कोई कवि की दृष्टि से विचार करता है, एक कोई क्रिएटिव प्रोसेस की दृष्टि से विचार करता है, रचना व्यापार की दृष्टि से विचार करता है, और एक कोई जो है वह ध्वनि की दृष्टि से विचार करता है, एक सरदय की दृष्टि से विचार करता है। इस तरह से 5 पक्ष समुद्रबंध ने उसमें बताए, और ये सब पूरक हैं ऐसा माना गया, और पूरक ही मानना होगा, क्योंकि आप कविता के जितने एस्पेक्ट्स हैं, उनकी दृष्टि से विचार करते हैं, तो जो कविता है उसकी संरचना है। तो संरचनात्मक दृष्टि से विचार करेगा तो भामह और दंडी और वामन का पक्ष बनेगा। यदि कविता की प्रोसेस कैसे हुई, रचना प्रक्रिया कैसे हुई, इसकी दृष्टि से विचार करेगा तो कुंतक की दृष्टि से विचार होगा, वो काव्य व्यापार की दृष्टि से विचार होगा। और तीसरा पक्ष सहृदय का है, जो रिसेप्टिव एंड पर है, जो ग्रहीता है, आस्वादयिता है। तो वो क्या समझता है, उसकी अनुभूति क्या है, अनुभूति की दृष्टि से विचार होगा। तो ये 3 पक्ष हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। कवि नहीं होगा तो कविता कैसे होगी? और कविता जब हो जाएगी, तभी उसके कारण कवि है, और कविता के कारण कवि के कारण कविता है। कविता और कवि हैं तब सहृदय है, उसको पढ़ने वाला, आनंद लेने वाला है। तो तीनों एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, जो कि 3 रेखाओं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इनको अलग-अलग कर देंगे तो त्रिभुज मिट जाएगा। यही दृष्टि मूलतः हमारी रही। उसमें तीनों दृष्टियों को हम इस रूप में यदि समझते हैं, तो आनंदवर्धन का जो पक्ष था कि अनुभूति क्या है और सहृदय क्या समझता है, उसके लिए उन्होंने शब्द व्यापार की जो प्रक्रिया है, जो व्याकरण में बताई गई, उसका सहारा एक तो लिया। जिस तरह से उन्होंने बिल्डअप किया है थ्योरी को, तो थ्योरी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग, जो शब्द और अर्थ की प्रक्रिया का सिद्धांत है, जो कि व्याकरण से शुरू होता है, कि शब्द अर्थ कैसे प्रदान करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अभिधा वृत्ति मानी। तो शब्द जो है वो उसका एक सीधे संकेत होता है, जिसको कि साइन कहते हैं। तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड, जैसा अंग्रेजी में आजकल लिंग्विस्टिक्स में बताते हैं, तो शब्द जो है वो सिग्निफायर है, उससे कुछ साइन होता है, उससे सिग्निफाइड किसी अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। सीधे सीधे सुनते ही से यदि हम उसके अर्थ को ग्रहण कर लेंगे, तो वो अभिधा वृत्ति से हमको मिलेगा वह अर्थ, साक्षात संकेतित अर्थ उन्होंने उसको कहा। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने साइन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो संकेत उन्होंने कहा। तो हर शब्द में संकेत होता है, और इस शब्द का यह अर्थ होगा, यह धारणा हमारी चली आ रही है। यह शब्द इस अर्थ को बताएगा ही। जैसे हिंदी में आग कहेंगे तो फायर जो चीज है उसका हमको बोध हो जाएगा। इसमें कोई कारण नहीं बता सकते कि क्यों अग्नि या आग कहने से हमको जो चीज है, पदार्थ है, उसका बोध हमको क्यों होता है, हमको पानी का बोध क्यों नहीं हो जाता। तो संकेत उसमें है, हमने मान लिया कि इसको साइन, उसका एक ये संकेत करता है। तो यह अभिधा से जो सीधे संकेत होगा वह अभिधेयार्थ कहलाएगा, और कभी कभी वह उसको छोड़ करके दूसरा अर्थ लेते हैं मिलता जुलता, तो वह लक्ष्यार्थ हो जाएगा, इसको लक्षणा है। और उसकी बड़ी गहरी मीमांसा फिर हमारे यहाँ व्याकरण में भी की गई, काव्यशास्त्र में भी की गई, कविता में तो लक्षणा बहुत काम करती ही है। और अभिधा और लक्षणा से जो नहीं जाना जाता, वो जो कुछ छूट जाता है, जिसको कि हम अपने कहीं समझते हैं, वो व्यंजनावृत्ति से जाना जाता है। उसको सजेस्टिविटी ऑफ पोएट्री अंग्रेजी में कह सकते हैं। टी.एस. एलियट जो है वो वॉइसेस ऑफ पोएट्री की बात करते हैं। कविता में कई स्वर होते हैं। कविता का स्वर उसको कह सकते हैं। सरल भाषा में गूंज कह सकते हैं। हर कविता, हर अच्छी कविता कुछ गूंज छोड़ती है, हमारे भीतर कुछ प्रतिध्वनियाँ छोड़ती हैं। इसीलिए ध्वनि भी उसको आनंदवर्धन की शब्दावली में कहा गया कि हम एक आवाज़ करते हैं, जैसे घंटी हम बजाते हैं मंदिर में, तो टन जो आवाज़ होती है उसकी फिर मंदिर में आस-पास गूंज उसकी होती है। तो एक मुख्य आवाज़ होती है, और उसका नाद का प्रतिनाद होता है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। तो शब्द और अर्थ जो हम कविता के हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये ध्वनि है। व्याकरण में तो केवल शब्दों को ही ध्वनि कहा। आनंदवर्धन ने उसको थोड़ा-सा पलट करके शब्द और अर्थ दोनों को कहा कि ये ध्वनि है। अब ये ध्वनि प्रतिध्वनियाँ छोड़ती है, इससे कुछ अन्य अर्थ छोड़ती है। जहाँ ऐसा होगा कि जो ध्वनि है और जिन अर्थों को सीधे-सीधे बता रही है ये ध्वनि, शब्द और अर्थ, उसके अलावा जो कुछ गूंजें हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएँ, ज़्यादा मुख्य हो जाएँ, तब वहाँ बढ़िया कविता होगी। ये आनंदवर्धन ने कहा, वहाँ ध्वनि काव्य होगा। और आगे चल के मम्मट आदि ने उसको उत्तम काव्य भी कहा। आनंदवर्धन ने इस तरह का विभाजन भी नहीं किया था। वो ऐसा भी नहीं कहना चाहते थे कि सबसे बढ़िया कविता वही होगी जहाँ
अ, ये व्यंग्यार्थ सबसे ज़्यादा होगा। ये बाद में लोगों ने कहना शुरू किया, क्योंकि उनको डिफेंड करना था। आनंदवर्धन के बाद इतने ज़बरदस्त हमले हुए अलंकारवादियों की तरफ से, और कहा गया कि ये क्या है? आप तो किसी भी शब्द और अर्थ से कुछ तो भी निकाल कर के और मुँह हिलाते रहते हैं कि बड़ा आनंद आया, बड़ी इस तरह से कविता नहीं होती है। और जो किया इन लोगों ने आगे चल के, कि सूरज डूब गया, ये वाक्य इससे कैसे 25 अर्थ निकलते हैं। तो 25 अर्थ में से एक-एक से मुदित प्रमुदित होते रहते हैं कि सूरज डूब गया ऐसा कहा, तो विरहिणी नायिका की उक्ति है, विरहिणी जो है प्रतीक्षा कर रही है, तो आहा! आहा! कैसा कैसा उसका विरह है, उसमें मुदित हो जाता है। दुकान बंद करने का समय हो गया, ऐसा कोई बनिया कहता है। उस सूरज डूब गया ऐसा कहता है तो ये अर्थ होता है। कोई विद्यार्थी कहता है तो सोचता है कि अब घर लौट चलो, यूनिवर्सिटी बंद होने का समय हो गया। तो ऐसे पच्चीसों अर्थ निकाल करके उसे मुदित प्रमुदित हो जाते हैं। सूरज डूब गया इस वाक्य में कविता कहाँ है? ये उन लोगों ने पूछा। तो ये लोग चूँकि ऐसा करने लग गए थे, जो आनंदवर्धन नहीं चाहते थे। आनंदवर्धन ने कहा कि उसमें सौंदर्य होगा, उसकी प्रधानता जब होगी, अनुभूतियाँ उसमें होंगी और उसमें कोई चमत्कार होगा, तो वहाँ अच्छी कविता हो सकती है। और जहाँ वो प्रधान ना हो तब भी उन्होंने कहा कि यह गुणीभूत व्यंग्य होगा। कई जो उन्होंने कोटियाँ बनाई। तो जो सजेस्टिव मीनिंग है, जो हम सीधे-सीधे शब्द और अर्थ बोलते हैं, उनमें कुछ न कुछ अर्थ तो हमारा छिपा ही रहता है। मैं कहता हूँ कि 10 बज गए, तो मेरी पत्नी समझती है कि 10 बजे ये रोज़ फलाँ जगह लेक्चर देने जाते हैं, तो इनका टिफ़िन बना दो। तो 10 बज गए, ऐसा मेरे कहते ही से वो समझ जाती है कि टिफ़िन बना कर के दे दो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब मैं जाऊँगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब मैं लौट आऊँगा शाम को अपना लेक्चर निपटा के, यह भी इसमें आशय है। ऐसे कई आशय छिपे हुए आप निकाल लीजिए। और उससे अगर आप ये कहने लग जाएँ कि 10 बज गए, इस वाक्य में तो बड़ी महान कविता है, क्योंकि नायक कह रहा है कि मैं लौट आऊँगा तुम्हारे पास वापस। ये वापसी की कविता हो गई है। ऐसा कोई कह कर के वो मुदित होने लग जाए। तो अलंकारवादियों का कहना ये था कि उसकी संरचना में सौंदर्य कहाँ है? उसमें एस्थेटिक स्ट्रक्चर्स कहाँ हैं? ये विवाद तो बाद में भी चलता रहा और खंडन भी इसका खूब किया गया, इसको भुला दिया गया हमारी परंपरा में। लेकिन जो आनंदवर्धन कहना चाहते थे कि एक अनुभूति पक्ष से भी व्याख्या कविता की जानी चाहिए, और सहृदय क्या समझता है, जो रिसीविंग एंड पर है। ये पूरा जो प्रस्थान आनंदवर्धन बनाते हैं, वह सहृदय केंद्रित प्रस्थान है, और ये बहुत बड़ा योगदान है। ये पोस्टमॉडर्न जो जो थ्योरीज हैं हमारे आज के चिंतन में, उसमें भी रीडर्स रेस्पॉन्स की थ्योरी जो रोना बार्थ वगैरह ने प्रस्तुत की, और उन्होंने इस दृष्टि से कविता की व्याख्या करना शुरू किया कि इट इज़ द राइटिंग दैट राइट्स। और उसमें जो रिस्पॉन्सेज़ आती हैं रीडर की, उनकी दृष्टि से विचार हम करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो आनंदवर्धन की बहुत सारी बातों को दोहराते हैं। आनंदवर्धन उस दृष्टि से बहुत गहरे विचारक हैं। तो उन्होंने जितनी बातें कही कविता को लेकर के, तो उसमें 2 बातें ख़ास थीं। मोटी-मोटी बातें ही हम बताएँगे, बाकी तो भेदोपभेद होते हैं। कवि ध्वनि के 18 मुख्य भेद मम्मट ने बताए, और फिर उनके 10,455 भेद कर दिए गए, और भी फिर करोड़ भेद भी हो सकते हैं। और इतने भेद-वेद करने में जो ख़ास जो मुख्य बात है वो तो छूट ही जाती है, इसलिए हम ख़ास-ख़ास बात उसकी बताएँगे। तो एक तो संकेत और गूँज, ये 2 एक तरह से बीज अवधारणाएँ हैं आनंदवर्धन की चिंतन में है, आनंदवर्धन के प्रस्थान में है, कि शब्द जो है संकेत करते हैं। साक्षात संकेतित अर्थ को जब हम समझते हैं तो वह उसमें ध्वनि काव्य नहीं होगा, उसमें व्यंजना नहीं होगी। जब उसमें से कुछ और संकेत निकलते हैं, तो गूंज छोड़ते हैं, तो संकेत और गूंज ये दोनों साथ-साथ ऐसी कविता में चलते हैं। बाकी जो लक्षण उनका है, ध्वनि का लक्षण किया आनंदवर्धन ने, कि जहाँ शब्द और अर्थ अपने आप को गौण बना करके अन्य किसी अर्थ को सूचित करते हैं, और किसी विशिष्ट सुंदर अर्थ को व्यंजित करने लगते हैं, ऐसा विशिष्ट काव्य जो है ध्वनि काव्य होता है। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनी कृतस्वार्थो व्यंग्यतः काव्य विशेष सद्ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। इसमें तो एक-एक शब्द बड़ा गहरा है और उसकी बड़ी मीमांसा की जाती है, लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने खास जो बात कही कि जो शब्द हम बोलते हैं, उनसे सीधे-सीधे जो अर्थ हम समझते हैं, वो
एप्लाई नहीं करता, बना रहता है पर एप्लाई नहीं करता। उसकी एप्लीकेबिलिटी धीरे-धीरे खत्म होती चली जाती है और वो रिप्लेस होता चला जाता है, किसी दूसरे अर्थ से रिप्लेस होता है। या तो बाधित होकर के रिप्लेस होगा, तो लक्षणामूल ध्वनि हो जाएगी, या अन्य अर्थ में ढल जाएगा, अर्थांतर संक्रमित वाच्य हो जाएगा। ये कई कैटेगरीज़ फिर बनाई गई। तो जो कुछ हम बोल रहे हैं कि मैंने कहा कि 10 बज गए हैं, ये सरल उदाहरण के लिए जैसे कहा जाता है, तो वो 10 बज गए ये कहने का मेरा वास्तव में आशय नहीं है, और उसमें जो छिपे हुए अर्थ हैं, उनमें मेरा आशय है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसके फिर बहुत सारे आधार बताए उस कविता में, किसी भी कवि की कविता में। एक तो वक्ता या कवि की विवक्षा, जो कहने वाला है उसके मन में क्या है, कवि क्या कहना चाहता था। जो किसी को सुनाने के लिए कह रहा है, मैं अपनी पत्नी से कह रहा हूँ, तब तो स्पष्ट है कि मैं उसको कुछ इशारा कर रहा हूँ कि भाई हमारा टिफ़िन ले आओ, हम जा रहे हैं। तो जो एड्रेस है, एड्रेसिव और एड्रेस्ड, इन दोनों के आधार पर होगा। देश और काल के आधार पर होगा। क्या ऋतु है, क्या समय है, इमरजेंसी का टाइम है उसमें मैं कुछ कह रहा हूँ, मोदी साहब का राज चल रहा है उसमें मैं कुछ कह रहा हूँ, उससे अर्थ निकल सकते हैं। तो वक्ता है, श्रोता है, देश काल है। तो उ इन सब अनेकानेक विशेषताओं से भर्तृहरि ने तो 14 कारण बताए थे। वक्तृबोधव्य काकूनाम वाक्य वाचान्य सन्निधेः प्रस्ताव देश कालादेर वैशिष्ट्यात् प्रतिभा जुषाम। लेकिन ये सब प्रतिभाशाली लोग समझते हैं। वक्ता की विशेषता हो, श्रोता की विशेषता हो, देश काल की विशेषता हो, कोई शब्द उसमें दूसरा जुड़ा हुआ है, वो उसमें कुछ खासियत ला देता है। उसके साथ कोई शब्द ऐसा आ गया है कि उसकी वजह से वो शब्द चमक उसमें आ गई और वो कुछ गूंजें छोड़ रहा है। तो ये बहुत सारे जो कारण हैं, उन सब कारणों से कोई गहरा छिपा हुआ अर्थ जो कि गूंज मेरे भीतर पैदा कर रहा है, उसको सहृदय समझता है, जिसमें कि प्रतिभा है। तो इसमें एक तो ये सहृदय केंद्रित प्रस्थान बना, और सहृदय बहुत पारिभाषिक शब्द के रूप में यहाँ व्यवहृत हुआ। कोनैशोर उसको कहते हैं अंग्रेजी में। उसके लक्षण बताए गए कि कविता को पढ़ते ही उसमें वो अवगाहन करता है, निमज्जित हो जाता है, एकाकार हो जाता है, और उसका मनोमुकुर जो चित्त जो है दर्पण की तरह है, जिसमें कि सारे अक्स तुरंत झलक जाते हैं कविता के अर्थों के, उसको उन्होंने सहृदय कहा। उसमें एक प्रतिभा होती है, उसको भावयित्री प्रतिभा कहा। कवि में जो प्रतिभा होती है वो कार्ययित्री प्रतिभा होती है। और जो अनुभूति पक्ष जिसमें होता है, जिसके भीतर जो अनुभव कर सकता है, वो भावयित्री प्रतिभा उसके भीतर होती है। और किसी में दोनों एक साथ हों ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा रेयर होता है। ऐसा कालिदास कहते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक व्यक्ति में दोनों, जैसे कि बहुत बड़ा क्रिटिक भी हो और बहुत बड़ा उतना ही बड़ा महान कवि भी हो, जैसा कि आनंदवर्धन भी थे और अभिनव गुप्त थे। ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जो प्रतिभा का भावयित्री प्रतिभा से जो संपन्न व्यक्ति है, वो क्या समझता है, उसके आधार पर फिर जो गूढ़ अर्थ कविता के हैं, वो उनकी मीमांसा की जाती है, और उसके आधार पर कविता को हम समझते हैं। ये आनंदवर्धन कहना चाहते थे। 2 पक्ष कविता के कुल मिलाकर हुए, एक संघटना स्ट्रक्चर और दूसरा प्रतीति, मतलब जो अम, भाव पक्ष कह सकते हैं, अ, अनुभूति पक्ष कह सकते हैं, और व्यंजित होने वाले जो अर्थ हैं वो कह सकते हैं, जो प्रतिध्वनित होने वाले अर्थ हैं उनको कह सकते हैं। ये एक लड़ी जो बनती है, उसमें जो लड़ियाँ बनती चली जाती हैं जो कि चित्त तक पहुँचती हैं, वो पक्ष इसमें आता है। आनंदवर्धन ने इनको वाच्य और प्रतिमान कहा है। तो वाच्य और प्रतिमान ये 2 पक्ष कविता के हैं, ऐसा वो कहते हैं। 5वीं कारिका में वाच्य प्रतिमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ। और वो कहते हैं कि वाच्य की तो चर्चा बहुत की जाती है। सब लोग वाच्य की ही बात करते हैं, और वाच्य की बात तो इसलिए करते हैं कि वो अभिधा के भीतर सब कुछ मान लेते हैं। एक्सटेंडेड अभिधा जो है उसमें सब कुछ आ जाता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। कुंतक भी यही कहते थे कि जो वक्रोक्ति है वो एक्सटेंडेड अभिधा है। अभिधा के भीतर ही ये सारा चमत्कार हम पैदा करते हैं। शब्द और अर्थ, उनसे जो अर्थ सीधे निकलते हैं, उन्हीं में सब खूबियाँ तो छिपी हुई, उन्हीं से तो गूंजें पैदा हो रही हैं। तो गूंजें वो क्यों पैदा हो रही है, ये हम बताते हैं। और ये कहते हैं कि हम जो गूंज आई हमारे चित्त में, हम तो उसमें रमेंगे, और उसका विचार हम करेंगे कि क्या है इसमें जो हमको अनुभव हो रहा है। इस अनुभूति पर हम विचार करेंगे। तो ये प्रतीति
पर विचार करते हैं तो प्रतीयमान उसको उन्होंने कहा। दूसरा शब्द भी उन्होंने इसके लिए रखा कि जो प्रतीयमान है, मतलब जिसकी हृदय को प्रतीति होती है, उस पर हम विचार करते हैं। ऐसा तब वो आनंदवर्धन ये विचार करते हैं कि कोई कविता महान कविता कैसे बनती है, अच्छी कविता कैसे बनती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई कविता हमारे भीतर तुरंत एक गूंज पैदा कर देती है और उसमें संरचना में तो कुछ भी नहीं नजर आता। तुम हे पुजारी जी, तुम खूब घूमो यहाँ, ये जो कुत्ता तुम्हें यहाँ तंग करता था, उसको एक शेर यहाँ आता है, उसने वो खा गया उसको। ऐसा एक श्लोक है, इसको आनंदवर्धन भी उद्धृत करते हैं। ये लोक काव्य था, उस जमाने में प्राकृत की गाथाएं थी। तो आनंदवर्धन ने एक चमत्कार यह भी किया कि जो प्राकृत की गाथाएं थी, जो लोक कविता थी, जिसमें उन्होंने ये बताने के लिए उद्धृत किए कि इनमें तो कोई अलंकार वैसे है ही नहीं, कोई गुण वैसा, कोई संरचना में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको कहें आपकी कविता है, लेकिन इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो इसमें फिर ध्वनि है, ये मानना पड़ेगा। तो भम धम्ये विसत्थो सो सुनो अज्ज मारियो देण गोला नई कच्छ कुडंग वासिना दरिय सिंहेण। ये प्राकृत गाथा है, इसको बहुत उद्धृत किया जाता है। तो कोई नायिका कहती है किसी पुजारी उजारी से, कोई धार्मिक उसको कहा है, पूजा करने के लिए आते थे गोदावरी के किनारे, आंध्र प्रदेश में किसी ने लिखी होगी। तो ये गोदावरी के किनारे जो तुम रोज फूल तोड़ने आते हो, कुत्ता एक भौंकता है तुम्हारे ऊपर। अब आपको बड़ी तकलीफ होती थी, वो आज से नहीं होगी, क्योंकि वो जो कुत्ता है उसको एक शेर यहाँ आता है, उसने खा लिया है। अब इसमें कोई कहेगा कि इसमें कविता क्या है, लेकिन इसमें थोड़ी कविता आती है जब हम विचार करते हैं कि कौन कह रही है और किससे कह रही है और क्यों कह रही है। तो ये जब हम कारणों पर विचार करते हैं तो हमको समझ में आता है कि अ, इसमें तो कुछ गूढ़ बात छिपी हुई है। अब हो सकता है कि उसको कहा जाए कि इसमें महान कविता कहाँ हुई, मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन समझाने के लिए इन लोगों ने इस तरह के उदाहरण दिए, वो बाद में तो कुछ मज़ाक जैसा ही करने लग गए कि कुछ तो भी कह दिया कि इसमें कितनी-कितनी व्यंजनाएँ छिपी हैं, देखिए बड़ी अच्छी कविता है। वो नहीं लगती मुझे ऐसी कविता। तो इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आप लोग प्राध्यापक हैं और भाषाओं के साहित्य के प्राध्यापक हैं। लेकिन इसमें मान लिया कि इसमें तो कुछ बात छिपी हुई है, तो क्यों कह रही है ऐसा? तो अब ये स्वेरिणी नायिका है, ये प्रेमिका है जो अपने प्रिय से मिलने के लिए रोज आती है। और ये पुजारी चले आते हैं उस समय वहीं घूमते हुए, जिस कुंज में वो छिप कर के मिलती है उसी में जाके हाथ बढ़ा के वो अपना फूल तोड़ने लगते हैं। हो सकता है कि वो झांक के देखता भी होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं लड़के लड़की यहाँ पर। ये पूरा प्रसंग इससे खुलता है। तब वो एक दिन फिर उससे कहती है, कुत्ता खुद ही वो लेके आती थी, और वो कहती है कि वो कुत्ता वो कुत्ता उसके ऊपर छोड़ देती थी तो वो भगता था फिर, और ये अपना फिर आराम से प्रेम करते रहते थे। तो ये सारा जो प्रसंग खुलता है, जरा से इस श्लोक के कारण जो सहृदय है वो समझता है, वह इसमें कैसे-कैसे व्यंजनाएँ निकलेंगी, उसमें अनुमान भी थोड़ा करना पड़ेगा, उसको कल्पना करनी पड़ेगी। तो कल्पना शैली का इसमें महत्व हुआ करता है ध्वनि में सदैव। रसिक की जो कल्पना है उसका, अलंकार जो सिद्धांत है उसमें भी कल्पना तत्व बहुत होता ही है। तो अनुमान का, कल्पना का, भावकत्व का, सहृदयता का इसमें बड़ा योगदान रहता है। तो नायिका एक तरह से उसको आश्वस्त करती है। इसमें बड़ा मज़ाक या विरोधाभास ये है कि उसको समझा रही है, आश्वस्त कर रही है कि कुत्ता आपको बहुत तंग करता था, अब आप खुश रहिए, खूब घूमिए यहाँ, खूब फूल तोड़िए पूजा के लिए। उसको तो शेर ने मार डाला, वो शेर आता है इधर। तो कहना ये चाह रही है कि आइंदा मत आना, अभी तक तो कुत्ता ही तुम्हारे ऊपर छोड़ते थे, अब वो शेर कभी आके तुमको खत्म कर देगा। इत्यादि संकेत करती है, उससे ये संकेत होता है कि अब मैं आराम से यहाँ मिल सकूँगी प्रिय से, उसकी प्रसन्नता व्यक्त होती है, इत्यादि उसके भाव प्रकट होते हैं। उसका स्वैर विहार प्रकट होता है, उसकी प्रेम की स्वच्छंदता प्रकट होती है, इत्यादि, इत्यादि आप अर्थ इसमें जो आनंदवर्धन प्रक्रियाएँ गूंजों की, अनुगूंजों की, जिसको उन्होंने ध्वनि के वेदों में कहा भी कि अनुरणन मूल ध्वनि है, अनुरणन मूलक ध्वनि है। और उदाहरण भी दिया उन्होंने कि जिस तरह से एक टन की घंटी के बाद कई-कई उसकी गूंज आती रहती है, उस तरह से ये अ, ध्वनि है। तो ये अ अ अ, उदाहरण के लिए हम समझने के लिए इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आनंदवर्धन ने दिए, और इसमें कवि के स्वातंत्र्य पर भी उन्होंने जोर दिया कि कवि
अपना एक विश्व रचता है इस सब के द्वारा। बहुत थोड़े से शब्दों में बड़ा विश्व रच सकता है। तो अपार काव्य संसार में कवि एक बड़ा प्रजापति है, और जिस तरह से उसको विश्व जैसा वो रचना चाहे रच सकता है। रसिक की स्वतंत्रता, रसिक की कल्पना, कवि की स्वतंत्रता, कवि के स्वातंत्र्य और क्रिएटिविटी, इस पर पूरी बहस गई। और पूरे प्रबंध में कवि क्या बताना चाहता है, इस पर बहस गई। बजाय इसके कि हम एक-एक शब्द की, एक-एक वाक्य की छानबीन करते रहें, स्ट्रक्चर की मीमांसा करते रहें, जो तत्व क्या है, उस पर वजन गया, जो कि ज़रूरी था। ये आनंदवर्धन का योगदान है। बाकी तो जो उन्होंने ध्वनि के भेदों पे भेद किए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि अ, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, ये 2 भेद होते हैं लक्षणामूल ध्वनि के। तो लक्षणामूल और अभिधामूल 2 भेद किए उन्होंने। जो लक्षणा पर आधारित है, वो लक्षणामूल उन्होंने कहा, उसको अविवक्षित वाच्य भी कह सकते हैं। तो वाच्यार्थ विवक्षित नहीं है, जो सीधे-सीधे अर्थ निकला वह विवक्षित नहीं है, उसको नहीं कहना चाहता। जैसे कि यहाँ कहा गया, ये लक्षणामूल ध्वनि है, जो अभी मैंने उदाहरण दिया, "वम धम्ये विसत्तो", हे धार्मिक, हे पुजारी जी, तुम निश्चिंत होकर के भ्रमण करो। तो निश्चिंत होकर के भ्रमण करो, ये अर्थ बाधित हो जाता है, यह नहीं कहना चाहती। उसको बाधित करके अन्य अर्थ लिया जाता है, उसका कारण है। तो लक्षणा किसी कारण से मुख्य अर्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताती है। तो निश्चिंत होकर के खूब प्रेम से घूमो, ऐसा जो कह रही है, उससे कहना उसको यह है कि आइंदा मत यहाँ घूमने आना, उसका कारण बता रही है। तो लक्षणामूल ध्वनि यहाँ हो जाएगी। उस लक्षणामूल ध्वनि से फिर अन्य अर्थ निकलते हैं, जो कि भाव हो सकते हैं। उसकी प्रसन्नता का भाव प्रकट हो सकता है, उसकी स्वच्छंदता का भाव प्रकट हो सकता है, और पूरा प्रसंग उससे झलक सकता है। उस पुजारी की भी कुछ पाखंड भी व्यक्त हो सकता है, जो आप इसमें समझना चाहे, समझने के लिए छोड़ दिया है। इसमें जो ध्वनि की खूबी है, ध्वनि सिद्धांत की खूबी यह है कि इसमें कल्पना के लिए कितनी गुंजाइश, जो रीडर्स रिस्पॉन्स वो कहते हैं पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट, कि अ, हम समझते हैं कि कितने-कितने अर्थ हम इसमें से निकलते हैं। जो राइटिंग है खुद बताती है कि कितने गूंजे मैं छोड़ सकती हूँ, कितने में अर्थ बता सकती हूँ। तो ये लक्षणामूल ध्वनि हो जाती है यहाँ पर, और उसमें फिर आप रसभाव भी निकाल सकते हैं, और इसके कई भेद फिर हो जाते हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। ये 2 भेद इन्होंने मुख्य रूप से उसके किए, बाद में और भी भेद उसके किए गए, कि जो मुख्य अर्थ निकला है वह स्वयं अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाता है। गंगा के किनारे ग्वालों की बस्ती है, ऐसा कहा। सॉरी, गंगा पर ग्वालों की बस्ती है, ऐसा कहा। तो मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है, क्योंकि गंगा नदी पर कोई गाँव नहीं बस सकता है। तो गंगा नदी पर गाँव है, ऐसा यदि कहता है, गंगायाम घोषा, ऐसा वाक्य उदाहरण के लिए देते हैं, तो मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है। सीधा-सीधे जो शब्द और अर्थ जो साइन कर रहे हैं, वो बाधित हो जाता है, वो लागू नहीं होता, वो अप्लाई नहीं करता है। तब उससे मिलता-जुलता अन्य अर्थ लेते हैं कि उसके किनारे है, उससे बहुत सटी हुई है। इतनी सटी हुई है कि गंगा में ही बसती है, ऐसा कह दिया। गंगा में गाँव है, ऐसा कह दिया। तो उससे फिर बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता है, जो उसका वर्णन कर रहा है उस गाँव का। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में जब आएगा ये, कि गंगा में गाँव बसा था, उस गाँव में मैं रहता था, और क्या आनंद था। तब उसको ये तब थोड़ी कविता होगी। ये उदाहरण समझाने के लिए दिया जाता है, गंगा में गाँव है। तो जब पूरी कविता होगी, तो उसमें फिर ध्वनि निकलेगी कि वो इतनी ठंडी हवा वहाँ आती है, गंगा से एकदम सटा हुआ है, इसलिए कह दिया है कि गंगा में गाँव है। तो शीतलता है, पवित्रता है, तीर्थ जैसा वो गाँव खुद हो गया है, सब उसकी खूबियाँ झलकती हैं। कि जो कुछ झलकता है, गंगा में गाँव है ऐसा कहने से, वो ध्वनि हो जाती है। ये लक्षणामूल ध्वनि हुई, क्योंकि इसमें मुख्य अर्थ बाधित हो गया। और उसको पूरी तरह छोड़ कर के अन्य अर्थ यदि लेते हैं, कि वो बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, तो ये अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि हो जाती है। अभिधामूल के इसी प्रकार से कई भेद होते हैं, और कुल मिलाकर के 18 भेद इस प्रकार से आनंदवर्धन और उनके अनुयायियों ने ध्वनि के किए हैं। उनमें से कुछ-कुछ के हम उदाहरण ले लेंगे जितना समय रहेगा उसके हिसाब से, और आनंदवर्धन किस तरह से मीमांसा करते हैं,
जो टूल्स उन्होंने बनाए ध्वनि के आधार पर, वो ख़ास समझने की चीज़ है। तो एक उदाहरण मैं उसका लेता हूँ, ये बहुत बड़े कवि का उदाहरण उन्होंने दिया है। आनंदवर्धन की खूबी है कि वो इस तरह के उदाहरण कम दे कर के महान कवियों की कविता से व्याख्या करते हैं, और एक उन्होंने इसी सिलसिले में एक बात फिर यह कही कि आकार में बड़े होने से कविता बड़ी नहीं हो जाती है। उनके पहले तक के लोग महाकाव्य पर ज़्यादा जोर देते थे, और महाकाव्य किसी ने लिखा है तो बड़ा महान कवि हो जाता था। और जो मुक्तक कवि हैं उसको कहते थे कि ये तो छोटी-छोटी कविताएँ हैं, इनमें क्या है? आनंदवर्धन ने कहा कि एक ज़रा-सी कविता में, छोटी कविता में प्रसार ध्वनि का बहुत हो सकता है, गूंजे वो बहुत ज़्यादा छोड़ सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक अमरुक कवि हैं, उनका एक-एक श्लोक ऐसा है कि उसमें महाकाव्य पूरा समा जाता है। उसमें इतनी सारी वेदनाएँ समा जाती हैं, प्रेमी और प्रेमिका के विरह के वर्णन में, उनकी शिकायतें, उनके उपालंब, उनका जो कुछ उनके चित्त की व्यथाएँ हैं, वो इतनी अथाह रूप में झलकती हैं कि वो अमरुक जो है एक छोटे से पद्य में महान महाकाव्य समेट लेते हैं। ये आनंदवर्धन ने पहली बार ये बात कही और इसको उन्होंने उदाहरणों से सिद्ध किया। तो उन्होंने एक धर्मकीर्ति का श्लोक एक दिया है, जिसमें धर्मकीर्ति कहते हैं कि किसी सुंदरी का वर्णन ऊपरी तौर पर उसमें किया गया है। धर्मकीर्ति बहुत बड़े कवि हैं, उनके साथ भी यही हुआ। वो फिलॉसफर के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। बहुत बड़े बुद्धिस्ट फिलॉसफर हैं धर्मकीर्ति, और कवि के रूप में उनकी कोई चर्चा प्रायः नहीं करता है, क्योंकि चीन में, तिब्बत में धर्मकीर्ति को बहुत मानते हैं, जानते हैं लोग। जहाँ-जहाँ बुद्धिज़्म गया है, वहाँ धर्मकीर्ति का बड़ा नाम है, लंका में। भारत में उनको नहीं जानते थे, राहुल जी जब उनकी किताबें लेकर के आए, तब जानने लगे कि हाँ, धर्मकीर्ति तो महान विचारक हैं। तो उनकी कविता पर ध्यान नहीं गया। तो उनके श्लोक बहुत अच्छे हैं, और आनंदवर्धन का एक श्लोक उद्धृत करके बताते हैं कि कैसे ध्वनि होती है। तो लावण्य द्रविण व्ययो न गणितः क्लेशो महान स्वीकृतः। कितना लुनाई बनाने के लिए, सौंदर्य लाने के लिए कितनी सामग्री लगा दी, इसको तुमने कुछ गिना ही नहीं। विधाता से कहता है कवि कि सौंदर्य की कितनी सामग्री तुमने खर्च कर दी, इसमें ब्यूटी पैदा करने के लिए कितनी चीजें लगा दी, और बड़ा क्लेश उठाया, कोशिश बहुत की खूबसूरत बनाने की। और स्वच्छंदस्य सुखम जनस्य वसतश्चिंता नलो दीपितः। जो लोग बहुत आराम से गुजर बसर कर रहे थे, आराम से रह रहे थे, उनके मन में तुमने चिंता की आग भड़का दी। ये क्या तुमने किया विधाता? एषापि स्वयमेव तुल्य रमणा भावाद वराकी हता। ये बेचारी जिसको तुमने बनाया, ये भी मारी गई, क्योंकि इसकी जोड़ का कोई है ही नहीं। इसको अपनी जोड़ का कोई वर्ण करने वाला नहीं मिला। कोर्थश्चेतसि वेदसा विनिहितस तन्व्यास्तनुम तन्वता। इस छरहरे बदन वाली सुंदरी को बनाया तुमने तो क्या सोच कर बना दिया। ये इस कविता में कहा गया है। लावण्य की कितनी सामग्री खर्च हो गई, तुमने इसकी परवाह नहीं की। बड़ा भारी पेश उठाया, तकलीफ उठाई, और जो लोग आराम से रहते थे उनके मन में चिंता की बुखार और पैदा कर दी। चिंता नलो दीपिता। और ये बेचारी भी मारी गई, क्योंकि इसकी जोड़ का इसके साथ रमने वाला कोई नहीं है। तो क्या सोचकर तुमने इसको बना दिया है। अब आनंदवर्धन कहते हैं कि जिस जिस तरह से इसकी व्याख्या लोग करते हैं हमसे पहले, वो कहते हैं कि वाचस्पति अलंकार इसमें है, मतलब सुंदरी के लिए लगता है कि बहुत दुख प्रकट कर रहा है। ये भी बेचारी मारी गई हो, तुमने क्यों बना दिया ऐसा। उसके बनाने वाले जो विधाता हैं उनको भी ताना मार रहा है। लेकिन इसकी अपूर्व सुंदरता इसमें बताई गई थी। वाचस्पति अलंकार इसमें है। किसी की ऊपर ऊपर से निंदा करते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी तारीफ करना होता है, तो वाचस्पति अलंकार वहां हो जाता है। तो हमसे पहले जो लोग व्याख्या करते आए हैं, वो इसको वाचस्पति अलंकार की कविता के रूप में व्याख्या करते आए हैं। लेकिन आनंदवर्धन कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब वो उसकी कही कितनी गहराई से छानबीन करते हैं ध्वनि के औजारों से। वो कारण ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा है, कौन कह रहा है, ये विचार कीजिए। आप कहते हैं कि इसका कोई प्रेमी कह रहा है कि क्यों इसको बना दिया। यदि कोई इसका प्रेमी कह रहा है, तो ऐसा क्यों कहेगा कि ये अपने अनुरूप प्रेमी न मिलने से यह भी मारी गई। वो तो कहता है कि मैं हूं, मुझे मिल जाए यह। तो बराबरी का रमण न मिलने से यह बेचारी भी तो गई काम से। ऐसा कोई रागी यदि व्यक्ति कह रहा है, कभी स्वयं यदि अनुराग से भरा हुआ है, तो वह भी क्यों कहेगा। किसी को मिले इसके जोड़ का प्रेम करने वाला, ऐसा ही तो कहेगा।
इतनी बड़ी दुनिया में कोई न कोई इसको मिल जाए ऐसा कहेगा। तो ये रागी की उक्ति नहीं हो सकती, अगर आप इसको इस तरह से समझ रहे हैं, तो किसकी उक्ति है? और विरागी की भी उक्ति ये नहीं हो सकती, क्योंकि जिसको उसके लिए कोई कंसर्न नहीं है, तो कंसर्न्ड व्यक्ति की उक्ति नहीं हो सकती, अनकंसर्न्ड की भी नहीं हो सकती, रागी की उक्ति नहीं हो सकती, विरागी की नहीं हो सकती। तो ये सोचिए कि किसकी उक्ति हो सकती है? जो उसमें आसक्त है, उस सुंदरी को चाह रहा है, वो भी नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगा कि अपनी जोड़ का नहीं मिल रहा, तो ये भी मारी गई। और जो विरागी वो क्यों इसमें वर्णन ही क्यों करेगा कहेगा? उसको कोई आकर्षण ही नहीं होगा उसके प्रति, तो कहेगा ही क्यों इसका? वर्णन ही क्यों करेगा? यदि कोई सन्यासी विरक्त है तो। तब क्या कहना चाहता है, कौन कह रहा है? तो अनवर्धन कहते हैं कि यह किसी ऐसी रचना के बारे में उक्ति है, जिसको समझा नहीं जा रहा है। एक कवि की अपनी कविता के बारे में उक्ति हो सकती है। एक कृतिकार की अपने कृति के बारे में, एक शिल्पी की अपने शिल्प के बारे में उक्ति हो सकती है कि क्योंकि यह तो स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में किसी सुंदरी के बारे में वो नहीं कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है। तो हे विधाता, हे सृष्टा, हे सृजनहार, तुमने अपनी ऐसी रचना क्यों बना दी कि उसको एप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। ऐसा जो क्रिएटर है वो अपनी रचना के लिए कह रहा है, अपने आप से कह रहा है कि मैंने ऐसी रचना बनाई है, मेरी कृतियों को कोई समझने वाला नहीं है, ऐसा धर्मकीर्ति कह रहे हैं। फिर उनके अन्य श्लोक उद्धृत करके आनंदवर्धन बताते हैं कि ये धर्मकीर्ति का स्वभाव ही ऐसा है। ये बार-बार लेमेंट करते हैं कि मैंने इतनी ऊँची चीज़ लिखी है, उसको एप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। उस दृष्टि से वो अपनी ही रचना के बारे में ये उक्ति कर रहे हैं। उक्ति तो बड़ी ऊँची है, सुंदर है, लेकिन ये क्रिएटर जो है अपनी क्रिएटिविटी को लेके लेमेंट कर रहा है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो वक्ता की एंगल से, कॉन्टेक्स्ट के एंगल से, किस अभिप्राय से जिसको विवक्षा कहा गया उसके एंगल से हम पूरे उसकी मीमांसा यदि करते हैं, तो जो डिस्कोर्स बनता है, उसको उस तक पहुँचने के लिए ध्वनिवाद ने बहुत कारगर औजार विकसित किए और ये ध्वनिवाद की एक सफलता थी। और उसने अभिधामूल ध्वनि और लक्षणामूल ध्वनि, ये पहले ये 2 भेद किए हैं, और लक्षणामूल को समलक्ष क्रम व्यंग्य और असमलक्ष क्रम व्यंग्य, ये 2 भेद उन्होंने किए। तो समलक्ष क्रम व्यंग्य में इन शब्दों से ये अर्थ निकला, फिर उससे ये अर्थ निकला, फिर उससे ये अर्थ निकला। ये जो पूरा ऑर्डर है, ये समझने वाला समझ लेता है। और असमलक्ष क्रम व्यंग्य में कहने के साथ तुरंत ही ऑर्डर पर ध्यान नहीं जाता। ऑर्डर तो होगा वहाँ, क्रम तो रहेगा, लेकिन वो कविता इतनी पावरफुल होती है कि उसका स्ट्रीम हमको सीधे चित्त में प्रवेश कर जाता है। उसको रसातीत ध्वनि भी कहा, जो रस की कविता है, वह तो लक्षणामूल के अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, ये 2 भेद किए, और अभिधामूल के समलक्ष क्रम व्यंग्य और समलक्ष क्रम व्यंग्य, ये 2 भेद किए। इन पर सारा जो ध्वनि की का प्रासाद है, इन 4 भेदों पर टिका हुआ है। इनके 18 हो जाते हैं और फिर 10,000 और कुछ हो जाते हैं। और जो उदाहरणों से जब आप उनको समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे लक्षणामूल के उदाहरणों में आप ये अ, रामचरितमानस में शायद आता है, जटायु का वध करने के बाद राम कहते हैं, सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाई, जो में राम तो कुल सहिता कही दसानन जाई। हे तात, आप स्वर्ग में पहुंच करके मेरे पिता से आपकी बहू का रावण ने हरण कर लिया है, ये मत बताइएगा। यदि मैं राम हूं तो दशानन अपने कुल सहित वहां पहुंच करके मेरे पिता को बताएगा कि मैंने सीता को हरा था, अब मैं स्वर्ग आ गया, राम ने मुझे मार डाला। तो ये सुंदर कविता है। रोते हुए राम जटायु को गोद में लेकर के जो कि मर रहा है, उससे ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ यहाँ जो है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। सॉरी, यहाँ अ, अन्य अर्थ हो जाता है। तो मेरे पिता से यह मत कहना कि सीता तुम्हारी बहू हर ली गई है। अ, यह अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाता है कि कहने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। वो तो रावण जब पहुँचेगा तो उनको खुद पता चल जाएगा कि जिस रावण ने मेरी बहू को हरा था, वो उसको राम ने, मेरे बेटे ने मार डाला है। स्वर्ग में कल्पना करते हैं कि जटायु भी स्वर्ग जाएँगे, तो जटायु ना बताएँ, रावण ही जाके बताएगा, ऐसा कहते हैं। ये राम की जो प्रतिशोध की यहाँ भावना है कि मैं तो एक दिन रावण को मारूँगा ही, जिसने मेरी पत्नी का हरण किया है। यह प्रकट होती है, प्रतिशोध का भाव प्रकट होता है।
करुणा का भाव भी प्रकट होता है। ये विडंबना पूरी कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी बहू को रावण उठा कर के ले गया था। पिता के लिए कितना कंसर्न है। अच्छी कविता है। तो ये शब्दों से जो कहा गया है वो अनेक गूंजें छोड़ता है और लक्षणा के आधार पर पहले छोड़ता है। लक्षणा के बाद यहाँ व्यंजना होती है, तो लक्षणामूल ध्वनि। व्यंजना तो सदैव होगी ही। जो 3 प्रोसेसेस हैं कि सीधा-सीधा अर्थ निकला, उसको बाधित करके अन्य अर्थ लिया तो लक्षणा, और उस बाधित करने के बाद या बिना उसके और भी कोई अर्थ लिया तो व्यंजना होगी। तो तीनों प्रोसेसेस जो शब्द से अर्थ बोध की हैं, काम करती हैं अच्छी कविता में, कहीं लक्षणा के साथ करती हैं, कहीं बिना लक्षणा के करती हैं। कहीं एक शब्द के आधार पर काम करती हैं, कोई एक शब्द ऐसा होता है। सागर पर कविताएँ हैं, अज्ञेय की बहुत सारी कविताएँ हैं, अच्छी कविताएँ हैं। मेरी दीठ को, मेरे हिये को, मेरी वासना को, मेरे मन को, मेरे कर्म और मेरे मर्म को, मेरे चाहे को और मेरे जिये को, मुझको और मुझको और मुझको, कहीं मुझसे जोड़ दो। यूँ मत मुझे छोड़ दो सागर, यूँ मत मुझे छोड़ दो। अब इसमें सर्वनाम के जो प्रयोग हैं, बार-बार मुझको और मुझको कहा गया है। पुनरावृत्तियाँ जो कि एक तो दोष हो जाता है पुनरावृत्ति, यहाँ दोष नहीं हुआ है। तो ये सर्वनाम की जो आवृत्तियाँ हुई हैं और हर बार मुझ से कुछ अलग अर्थ व्यंजित हो जाता है। यह मैं जो कुछ ऐसा कर्म करने वाला, ऐसा मर्म का अनुभव करने वाला, ऐसा चाहने वाला, ऐसा जीने वाला, अलग-अलग जो अर्थ होते जाते हैं और हर बार उस मैं सर्वनाम के कई-कई अर्थ निकलते हैं। तो एक व्यक्ति है मैं, और कई-कई अर्थ उसके इस तरह से हो जाते हैं। तो ये हम अंत में एक उदाहरण जिसमें कि बहुत सारी ध्वनियाँ मेरे हिसाब से ध्वनि के लगभग सारे भेद आते हैं। विवक्षितान्य परवाच्य भी हो जाता है, समलक्ष क्रम व्यंग्य भी हो जाता है, असमलक्ष क्रम व्यंग्य भी हो जाता है। तो एक शेक्सपियर का एक सोनेट है, 18वाँ सोनेट शायद है उनकी जो सोनेट की किताब है उसमें, और जो अंग्रेजी के हैं उन लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध है। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines, and by chance or by nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines of time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. शेक्सपियर यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या मैं ग्रीष्म ऋतु के दिवस से तुम्हारी तुलना करूं? यूरोप में गर्मी के दिन बहुत सुहावने होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही त्रासदायक हो सकती है गर्मी। जब शेक्सपियर लिख रहे थे तब ग्रीष्म के दिन वास्तव में बहुत सुहावने होते थे। अब कुछ नहीं होता है, सब मौसम बदल गए ग्लोबल वार्मिंग में। हम जब 25-30 साल पहले जर्मनी गए थे तब वहाँ थोड़ा-सा अप्रैल के महीने में बहुत खूबसूरत लगता था। अब वहाँ कुछ नहीं, सब कभी भी गर्मी तेज़ हो जाती है और बारिश लगातार होती रहती है, बसंत कुछ बचा नहीं, ग्रीष्म में जो सुंदरता थी वो कुछ नहीं रह गई। आदमी ने सब तहस-नहस कर दिया है, लेकिन शेक्सपियर जब लिख रहे थे तो ग्रीष्म का दिन अद्भुत सौंदर्य से युक्त होता था। वसंत में तो फिर भी सर्दी तेज रहती थी और ग्रीष्म में अद्भुत सौंदर्य, क्योंकि सारे फल यूरोप में, सारे फूल ग्रीष्म में खिलते हैं। यूरोप के देशों में ज़्यादा महक वाले फूल खिलते हैं, सुंदर फूल खिलते हैं, और फल भी पकते हैं। तो इसलिए शेक्सपियर कहते हैं कि क्या मैं ग्रीष्म ऋतु के किसी दिवस से तुम्हारी तुलना करूँ? फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। निषेध कर देते हैं, थोड़ी-सी लक्षणामूल ध्वनि हो जाती है कि ग्रीष्म ऋतु के दिन से तुम्हारी तुलना करना बेकार है। तुम कहीं और उससे अद्भुत हो। Thou art more lovely and more temperate. उससे तुम कहीं ज़्यादा रमणीय और सौंदर्यमयी हो। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के दिनों में भी कभी-कभी थोड़ी-सी तेज हवा चलती है, हल्का-सा गर्म झोंका आ जाता है, और इतनी सुंदर जो कलियाँ हैं, उनको झोंका थोड़ा-सा क्षति पहुँचा देता है। सुकुमार कली उससे विचलित हो जाती है, ऐसा कहते हैं। ये जो परम सौकुमार्य है उसको व्यंजित कराते हैं। उस ग्रीष्म ऋतु में भी जो सारा, उसके बावजूद जितनी अद्भुत सुंदरता है उससे कहीं परम सुंदर तुम हो, ऐसा कहना चाहते हैं। तो जो अलौकिकता है नायिका की उसको व्यंजित कराता है। तो ध्वनि तो यहाँ है ही है, अलंकार भी है, व्यतिरेक अलंकार है।
जिसमें कि अ, यह इससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। उपमेय जो उपमान से कहीं ज़्यादा सुंदर है। जो जो सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिज़न है वह स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिज़न से कहीं ज़्यादा सुंदर है। ये कहा जाता है तो व्यतिरेक अलंकार होता है। ये उपमामूलक जो साधन मूलक अलंकार है उनमें आता है। तो ग्रीष्म ऋतु के दिवस से क्या मैं तुम्हारी तुलना करूँ? शब्दों से नहीं कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा। केवल इतना कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा उससे रमणीय और मनोहर हो, ऐसा कहते हैं। तो ध्वनियाँ उसमें छिपी हुई हैं कि नहीं, ग्रीष्म ऋतु के दिवस से तुम्हारी तुलना करना बेकार है। भले ही कितनी सुंदरता ग्रीष्म ऋतु के दिनों में हमको महसूस होती हो, तुम उससे अद्भुत अलौकिक रूप में अधिक सुंदर हो, ऐसा कहना चाहता है। इत्यादि, इत्यादि है इसमें। और कहते हैं कि जो स्वर्णिम छवियाँ हैं, गोल्डन कॉम्प्लेक्शंस हैं, वो थोड़े से डिम हो जाते हैं। जब स्वर्गीय आभा थोड़ी-सी ज़्यादा चमक जाती, क्या तो शब्दावली है। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्स। बहुत स्वर्गीय आभा बिखरी रहती, सुनहरी आभा बिखरी रहती है। खेत ग्रीष्म में, मार्च में जैसे खेत भी पकते हैं, गेहूं पकते हैं तो सुनहरा सुनहरा दिखता है, हमारे यहाँ भी। तो वह सब है, लेकिन थोड़ा-सा तेज कुछ लगता है घाम उसमें। तो जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन होता है, वह डिम्ड हो जाता है और थोड़ा-सा फिर वह क्षति होने लगती है उसके सौंदर्य की, ऐसा कहते हैं। कुल मिलाकर के कहना ये चाहते हैं कि "दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड"। तुम्हारी जो ग्रीष्म की का सौंदर्य तुम्हारे चेहरे पर है, उसकी क्षति कभी नहीं होगी। वो कभी कुम्हलाने वाला नहीं है। क्योंकि वो मेरी कल्पना का सौंदर्य है। ये कि असल में कहना ये चाहते हैं कि जिस प्रेमिका को मैं चाहता हूँ, उसको मैंने अपनी कल्पनाओं में जो बसा रखा है, उसमें जो सौंदर्य है, वह कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने अपनी कविताओं में उसको अमर किया है। तो यह कवि की कल्पना का की अमरता का गान है, कविता की अमरता का गान भी है। जो रमणी है, जिसको वो चाहते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन तो ख़ैर है ही है। तो एक लेवल है कविता का। अ, वो भी एक व्यंजना है। उस रमणी में अद्भुत अलौकिक सुंदरता है, यह भी व्यंजना इसमें है। यह एक गूँज है, या एक लेवल है व्यंजना का। और उसके आगे जिन शब्दों से मैंने उसे बखान किया है, उन शब्दों में वह अमर हो गई है। वह इटर्नल समर और इटर्नल सौंदर्य है उसका, वह शाश्वत सौंदर्य है। वह कभी नहीं मरेगा। मैंने अपनी कविताओं में उसको जो जिया है और अमर कर दिया, ऐसा कहना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम थू ग्रोवेस्ट। ये जो शाश्वत मेरी पंक्तियां हैं, इनमें तू बसी रहेगी। तो सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक मनुष्य जाति सांस लेती रहेगी और आंखें सुंदरता को देखेंगी, जब तक मेरी कविताएं रहेंगी, तब तक ये तुझे जिलाएंगी, ऐसा कहते हैं। इनमें तू जीती रहेगी, ऐसा कहते हैं।